वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, आप सभी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। आपका आखिरी मेजर टॉपिक जो मेरे साथ बचा है रिवाइज करने वाला, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, हमारा जो है सारे टॉपिक्स मैंने आपको कहीं ना कहीं रिवाइज करवा दिए हैं। जो टॉपिक्स रह गए हैं वो था दो टॉपिक्स जो इतनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं फॉल नहीं करते हैं स्टिल, उनके लिए भी मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड अपने लेवल पे करूंगा। इस सेशन के अंदर हम करके चलेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। बेटा, ब्रांच अकाउंटिंग जब आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा स्पीड का जो है हमारा क्या रहेगा। मैं पहला टारगेट है मेरा कि मेरे को आपको कंसेप्ट कवर करवाने हैं इसके 100%। कंसेप्ट कवर करने के बाद अगर टाइम बचा और टाइम इतना मिलता है कि हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगा स्टडी मैट से। बट अगर टाइम नहीं मिलता है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता जरूर दूंगा कि स्टडी मैट का कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने देख के चलना है। उतने क्वेश्चन देख जाइएगा, आपका पर्पज जो है पेपर में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। बेटा ये हमारी क्लास नोट थे। सबसे पहले आ जाते हैं ब्रांच के ऊपर। ब्रांच क्या होता है बेटा? ब्रांच होता है कोई भी एक एस्टेब्लिशमेंट जो कैरी ऑन कर रही है यहाँ तो सेम या सब्सटेंशियली सेम एक्टिविटी। ठीक है, जो कि हेड ऑफिस करती है। ब्रांच बेटा दो तरीके की होती है। इनलैंड ब्रांच होती है जिसको लोकल ब्रांच भी बोल देते हैं, दूसरा फॉरेन ब्रांच होती है। इनलैंड ब्रांचेस के अंदर भी दो होती है, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, अब वो सब पढ़ने यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच की अगर मैं बात करके चलूँ तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे इतना समझ लो कि यहाँ पर जो पॉलिसीज होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ब्रांच का, वो टोटली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस होता है। और ब्रांच के जो अकाउंट्स होता है वो कौन मेंटेन करके चल रहा होगा? हेड ऑफिस मेंटेन करके चल रहा होगा। ब्रांच क्या करता है बेटा? पीरियोडिक रिपोर्ट भेज देता है। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट भेज देगा जिसके ऊपर बेस के ऊपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है हेड ऑफिस मेंटेन कर लेगा। काउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच के लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा? चार मेथड होते हैं। एक होता है डेटर मेथड, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड, चौथा होता है होलसेल प्राइस मेथड। ठीक है। अगर अगर आप लोग होते पिछले वाले कोर्स के अंदर तो मैं आपको कहता कि बेटा डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स मेथड और होलसेल उतना नहीं है। लेकिन कहूंगे पेपर पैटर्न के अंदर जो चेंज हुआ है उस हिसाब से बेटा ये मेथड भी इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाते हो। ठीक है, तो कोई मेथड छोड़ के जाने की गलती नहीं करते हैं। डेटर मेथड क्या होता है? वो सूटेबल होता है जहां पर ब्रांच का साइज छोटा होता है। बेटा इस वाले मेथड के अंदर जो होता है हेड ऑफिस जो होता है वो एक सेपरेट ब्रांच अकाउंट बना के चलता है हर एक ब्रांच के लिए। ये मेथड वहां पर फॉलो कर सकते हो जहां पर हेड ऑफिस या तो ब्रांच को गुड्स कॉस्ट के ऊपर भेजे या इनवॉइस प्राइस के ऊपर, दोनों केसेस के अंदर ट्रांजेक्शन जो भी हो रही होती है हेड ऑफिस के बीच में और ब्रांच में, और ब्रांच और अदर ब्रांच में, वो आपकी ब्रांच अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करके चलते हैं और प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। इस मेथड के अंदर बेटा क्या क्या एंट्रीज होती है? इस वाले मेथड के अंदर बेसिकली जो ब्रांच होता है उसको हम डेटर की तरह ट्रीट करके चलते हैं कि वो हेड ऑफिस का डेटर है। बेटा जो भी आपके ओपनिंग ब्रांच के एसेट्स होते हैं, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स के लिए हम क्या करके चलेंगे? ट्रांसफर करके चलते हैं बेसिकली ओपनिंग बैलेंस। आप ऐसे समझ लीजिए, तो मैं डेबिट करूंगा ब्रांच अकाउंट को, डेबिट करूंगा। क्रेडिट में क्या करके चलूंगा? ब्रांच एसेट्स को क्रेडिट करूंगा। कैसे? इंडिविजुअली हम उनको क्या करके चलेंगे? क्रेडिट करके चलेंगे। फिर आपके जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं ब्रांच लाइबिलिटीज के, ठीक है, उसके लिए आप क्या करके चलोगे? ब्रांच लाइबिलिटीज टू ब्रांच, ओपनिंग लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है। अब जो आपने गुड्स भेजे हैं ब्रांच को बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने गुड्स बेचे, एक अकाउंट ओपन होता है गुड्स एंड टू ब्रांच। तो एंट्री हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुड्स एंड टू ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। बेसिकली ब्रांच को हमने डेटर बना लिया कि ब्रांच से इतना पैसा लेना है, उसको गुड्स जो भेजिए गुड्स एंड टू ब्रांच। अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस कर दिए तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, गुड्स एंड टू ब्रांच एंट्री हो जाएगी। अब कह रहे हैं अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डेटर किसका है? ब्रांच का डेटर है। क्या बोला मैंने? डेटर जो है वो ब्रांच का है और उसने डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिए। तो ऐसे केस के अंदर बेटा गुड्स एंड टू ब्रांच हम डेबिट करके चलेंगे और मान के चलेंगे ये जो गुड्स वापस आए हैं दैट इज फ्रॉम द ब्रांच ओनली, ब्रांच आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अगर गुड्स जो है वो एक ब्रांच ने सप्लाई करे हैं दूसरी ब्रांच को अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस, तो उसको ऐसे ही माना जाता है कि जैसे हेड ऑफिस ने ही ब्रांच को गुड्स भेजे हैं। ठीक है, तो अगर हेड ऑफिस ने ही ब्रांच को अगर गुड्स भेजे हैं, अगर एक ब्रांच ने सप्लाई करे हैं दूसरी ब्रांच को, यानी ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को भेजे हैं हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने ब्रांच को नहीं भेजे, हमने क्या करें? हेड ऑफिस को ही गुड्स वापस करें। तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच आपकी एंट्री हो जाएगी। बोलो क्लियर है बेटा? अच्छा, यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर गुड्स रिटर्न करे हैं कैश कस्टमर ने डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस एंड पेमेंट भी करी है हेड ऑफिस ने, फॉर गुड्स रिटर्न बाय कैश कस्टमर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, कैश कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को पेमेंट, हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिया और पेमेंट भी कर दी हेड ऑफिस ने। तो यहाँ पर देखो पहली एंट्री, यहाँ पे दो तरीके एंट्री करने के। सर पहला तरीका क्या है कि आप क्या कर मान के चलो कि जैसे गुड्स ब्रांच नहीं वापस करे, अगर ब्रांच नहीं गुड्स वापस करे तो गुड्स एंड टू ब्रांच डेबिट होने वाला है और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। दूसरी तरफ क्या होगा? ब्रांच अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश या बैंक, क्योंकि ब्रांच को इतना पैसा हमने दे दिया। ठीक है, इतना पैसा तो चला गया ना हेड ऑफिस से। ऑल्टरनेटिवली इनकी आप एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, गुड्स एंड टू ब्रांच टू कैश। अगला आता है फॉर द कैश रेमिटेंस जो हेड ऑफिस ने रिसीव करी है फ्रॉम ब्रांच फॉर कैश सेल्स।
अब ब्रांच नहीं करती है बेटा, जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो ना टाइम टू टाइम क्या भेजेगी, पैसे भेजेगी डेट इसको, हेड ऑफिस को। तो जब जो इसको पैसा मिलेगा तो ये कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और ब्रांच को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर रेमिटेंस जो है वो रिसीव करिए हेड ऑफिस ने डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांच कस्टमर, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या एंट्री हो जाएगी, बेटा जो ब्रांच के कस्टमर से अगर पैसा मिला है तो यही मान के चलते हैं कि किससे आया पैसा, ब्रांच से आया, तो ब्रांच क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बेसिकली डेटर कम हो गया और कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। कहेंगे अब हेड ऑफिस जो है अगर पे कर रहा है ब्रांच के एक्सपेंसेस या ब्रांच को अगर कैश भेजता है, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच टू कैश। अब बेटा उसके बाद क्या होता है, अगर कोई आपके गुड्स हैं जो हमने ब्रांच को भेजे हैं, अगर उसका कुछ बैलेंस बचा है, तो वो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है उसको बेटा ट्रांसफर करा जाता है किसके अंदर, जो भी बैलेंस रहेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच का, उसको हम कहाँ कहाँ करेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके चलेंगे अगर ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, रिकॉर्ड करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस जो है ब्रांच एसेट्स का। अब बेटा मैंने लॉजिक्स जो है बिल्कुल क्लास के अंदर समझा रखे हैं हर एक एंट्री के। ठीक है, बस अब ये रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पर अगर हम लॉजिक के अंदर जाने लग गए बेटा, फिर तो ये चैप्टर कभी रिवाइज नहीं हो पाएगा। फिर तो इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 4-5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना, 4 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो मैं वही करूँ कि लॉजिक्स के अंदर अभी नहीं जा सकते। अभी क्या करना है, बस एंट्री समझनी है क्या होनी है, और हमने उसका क्वेश्चन देखने हैं थोड़े से। रिकॉर्ड करने के लिए क्लोजिंग ब्रांच की लाइबिलिटीज क्या होगा, ब्रांच टू ब्रांच लाइबिलिटीज। एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होगा, ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच। अब अगर आपका बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा आई है, डेबिट साइड कम आई है, तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच का प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं जनरल पीएनएल के अंदर। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस का केस है, तो उसके अंदर जनरल पीएनएल टू ब्रांच अकाउंट एंट्री हो जाती है। अब अगला जाता है कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा जो कि ध्यान रखने चाहिए इन माइंड। कहने जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है बेटा ब्रांच और थर्ड पार्टी में, जैसे कि कैश सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई, या कोई भी डेटर ने अगर ब्रांच को ही रिटर्न करा है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग बेटा हेड ऑफिस नहीं करके चलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, या जो ब्रांच नहीं दी है, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जहां पर हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या दूसरी ब्रांच की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पर इस हेड ऑफिस अपनी किताबों में कोई एंट्री नहीं कर रहा होगा ब्रांच अकाउंट बनाते टाइम। कहेंगे एंटिटी एंट्री जो है वो नहीं पास करी जाएगी अगर कैश कलेक्ट करा है डेटर से, बट उससे जो रेमिटेंस का अमाउंट है बेटा वो जरूर इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि अगर मुझे डेटर से पैसा आया है, मैं क्या करता हूँ, हेड ऑफिस को पैसा भेजता हूँ, तो आई विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द रेमिटेंस। कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के ऊपर, क्योंकि होता क्या है, आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो आपका एसेट है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब आप एंट्री कर रहे होते हो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स, तो वहां पर ओपनिंग वाला एसेट आ जाएगा। क्लोजिंग के टाइम पे आप कर रहे होते हो ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच, तो वहां पर आपका क्लोजिंग आ जाता है। तो दोनों का जो बेटा आपका नेट डिफरेंस आता है वो और कुछ नहीं, वो डेप्रिसिएशन ही होता है, दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है, तो आपको क्या करना पड़ सकता है, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। क्योंकि गुड्स को जो है बेटा इनवॉइस करा जा सकता है, यहाँ तो देखो कॉस्ट के ऊपर, यहाँ करा जा सकता है कॉस्ट प्लस लोड के ऊपर, यानी इनवॉइस प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो अब जब गुड्स ट्रांसफर कर जाते हैं कॉस्ट के ऊपर तब ट्रीटमेंट अलग होता है, जब इनवॉइस प्राइस के ऊपर कर जाए तब थोड़ा सा डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर करें तो बेटा किस तरीके से बन जाएगा, जब मान लीजिए हेड ऑफिस है और चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट हम बनाते चल रहे हैं, बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा आपको जनरल एंट्री नहीं पूछता इसके अंदर, आपको डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जो है वो जनरल एंट्री ना पूछे, आपको वो अकाउंट बनाने को बोलेगा। तो इट माइट हैपन कि आपको एक क्वेश्चन दे दे जिसके अंदर वो आपको कहे कि आपको क्या बना के दिखाना है जी, इस मेथड के अकॉर्डिंग, डेटर मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बना के दिखाना है और प्रॉफिट निकाल। तो चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट हम बनाते चल रहे हैं कॉस्ट बेसिस के ऊपर। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग ब्रांच के एसेट्स आगे जो भी था, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, वॉट। ठीक है, फिर जो गुड्स भेजे ब्रांच को उसकी एंट्री आ गई। अब इसके अंदर दो तरीके के गुड्स आ रहे हैं, मतलब एक सीधी बात है, एक जो हेड ऑफिस ने भेजे, दूसरा जो ब्रदर ब्रांच ने भेजे। अगर ब्रांच ने कोई खर्चा, हेड ऑफिस ने कोई खर्चा दिया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ब्रांच टू कैश या बैंक हो जाएगी। ठीक है, अब लाइबिलिटीज के लिए क्या करेंगे, जो ओपनिंग लाइबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करने की एंट्री। देन अगर कोई रिटर्न करे हैं ब्रांच ने हेड ऑफिस को, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर किसी ब्रांच ने भेजे हैं दूसरी ब्रांच को, ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को भेजे हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर डेटर्स ने रिटर्न करें डायरेक्टली हेड ऑफिस को, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या जाता है, कैश और बैंक। जो भी रेमिटेंस आएंगे बेटा वो आ जाएंगे, जो हमारी कैशियर होंगी वो हम रेमिट कर देंगे, डेटर से जो पैसा है वो रेमिट कर देंगे। और कैश जो है वो सेंड डायरेक्टली टू ब्रांच कस्टमर है, बाय ब्रांच कस्टमर टू हेड ऑफिस, वो आ जाएगा। बैलेंस कैरेटोन के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके बाकी एसेट्स आ जाएंगे। जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, ये हमने क्लोजिंग लाइबिलिटीज की ट्रांसफर कर दी एंट्री। जो आपका नेट रिजल्ट या नेट प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है। ठीक है, अब आ जाता है कि अगर गुड जो है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजे गए हैं, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट के ऊपर कुछ फर्दर ऐड करा गया। ठीक है, गुड जो होते हैं बेटा यूजुअली क्या कर जाते हैं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर भेजे जाते हैं, ताकि हमने नहीं बताना चाहते ब्रांच को कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन है कितना, तो उसको हाइड करने के लिए बेटा क्या करा जाता है कि कॉस्ट की जगह इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजा जाता है या सेलिंग प्राइस के ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर जो गुड्स होते हैं
आपकी एंट्री जो है उसके अंदर क्या चेंज आएगा बेटा, उसके अंदर बस ये चेंज आ जाएगा, आपकी जो एंट्री होती है ना कि गुड्स सेंड होते हैं जो, ठीक है, या फिर आपकी गुड्स रिटर्न की एंट्री होगी बेसिकली, या जो आपका स्टॉक हो गया, उस स्टॉक को आप कॉस्ट के ऊपर ना दिखा के आप किसके ऊपर लेकर चलते हो, इनवॉइस प्राइस के ऊपर लेकर चलते हो। तो जो भी बेटा देखो इन ओपनिंग स्टॉक है, अगर मैं कह रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट एलिमेंट है, तो मुझे उस प्रॉफिट एलिमेंट को हटाना चाहिए। तो उस प्रॉफिट एलिमेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व को डेबिट करेंगे और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो होता क्या है, आप अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक तो आप कर रहे होते हो एसेट्स के थ्रू, ठीक है। तो इस वाले स्टॉक के अंदर मैं करूँ कि कुछ क्या इंक्लूडेड है, लोड इंक्लूडेड है। तो मैं इस लोड को हटाने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट साइड पे लोड हटाऊंगा। तो लोड हटाएंगे कैसे, ये बाय स्टॉक रिजर्व करके। इसी तरीके से जो बेटा ब्रांच को गुड्स भेजे, तो हम एंट्री कर होते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो इसके अंदर अब क्या है, लोड है। इस लोड को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर गुड्स रिटर्न हुए हैं, मान लीजिए गुड्स रिटर्न है, अब इस गुड्स रिटर्न के अंदर कोई लोड है, तो उस लोड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करेंगे। तो क्या हो जाता है, लोड हटाने के लिए गुड्स एंड टू ब्रांच, जो गुड्स भेजे हैं ब्रांच को, अगर कोई रिटर्न है उसके रिगार्डिंग क्या हो जाता है, ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। और अगर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोड है तब क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। क्यों, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा था, यहाँ पर आ रहा था क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं कह रहा हूँ इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट मार्जिन है, उस प्रॉफिट मार्जिन को कैसे हटाऊंगा, ब्रांच को डेबिट करूंगा, स्टॉक रिजर्व को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बोलो बेटा, क्लियर हुआ। बस इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा वहां पर देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस आपका ये आ जाएगा इनवॉइस प्राइस के ऊपर, गुड्स एंड आ जाएंगे इनवॉइस प्राइस के ऊपर, जो रिटर्न है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब ये जो था बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट एलिमेंट था, वो प्रॉफिट एलिमेंट आया बाय स्टॉक रिजर्व। ये जो गुड्स थे जो आपने इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजे, इसके ऊपर जो लोड था वो ये आ गया। ये जो रिटर्न हुए इसके ऊपर जो लोड था वो ये आ गया, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा इधर, ये भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर, और स्टॉक रिजर्व बेटा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब एक काम करोगे बेटा, जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स लीजिए अभी विद इन क्लास, 5 मिनट लोगे आप सभी के सभी, और जो भी मैंने ये डेटर मेथड के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट बनाया हुआ है, एक बार क्विकली इस अकाउंट को जरा देखोगे, सिर्फ आपने अकाउंट को एक बार देखना है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो नहीं समझ आ रही तो पूछेंगे। हाँ जी बच्चे, डन सर। ठीक है। डन है। बेटा अगला मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड जो होता है ना बेटा, ये आपका सेकंड मेथड है जिससे अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर मेथड जो होता है उसके अंदर ये कब यूज करा जाता है, ये तब मेथड यूज करा जाता है जहां पर बेसिकली गुड्स जो है जब इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजे जाते हैं, और ब्रांच का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है।
जब ब्रांच का साइज लार्ज है ना, तब यही मेथड प्रेफर्ड है। देखो जब छोटी ब्रांच होती है तब इजी है रिकॉर्ड मेंटेन करना, लेकिन जैसे जैसे ब्रांच बड़ी होती जाएगी, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, हेड ऑफिस जो होता है वो कुछ स्पेशल अकाउंट मेंटेन करके चलता है, ताकि वो ना कंट्रोल ज्यादा रख सके। कंट्रोल कैसे रख सके, देखो अगर मुझे स्टॉक को मॉनिटर करना है, तो स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए हमने क्या कर लिया, एक अकाउंट ओपन कर लिया जिसका नाम हमने बना दिया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। डेट रिसीवेबल के लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट, एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जो गुड्स हमने भेजे हैं या रिटर्न हुए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब बेटा देखो जब इनवॉइस प्राइस के ऊपर होता है ना, तो कुछ ना कुछ देखो लोडिंग रहेगी, तो जो लोडिंग रहती है कहीं ना कहीं उसके लिए यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ना किस तरीके का होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। यहाँ से मुझे अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन करा जाएगा, ब्रांच P&L अकाउंट मेंटेन करा जाएगा, ठीक है, ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन करा जाएगा। अब हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर यहाँ पर जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, हेड ऑफिस की बुक्स की जनरल एंट्री की बात करके चलो बेटा, फोटो देखो क्या होगी। बेटा जब गुड्स भेजे जाते हैं ब्रांच को बाय द हेड ऑफिस, ठीक है, यहाँ ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं बाय द अदर ब्रांच, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो बेटा ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, बिल्कुल लॉजिक के साथ चलना है, ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, ब्रांच स्टॉक डेबिट डेबिट करूंगा, गुड्स इनटू ब्रांच क्रेडिट कर दूंगा, खत्म। गुड्स रिटर्न करे हैं ब्रांच ने हेड ऑफिस को, या फिर ट्रांसफर करे हैं किसी और ब्रांच को, एडवाइस ऑफ हेड ऑफिस के ऊपर, क्या हो जाएगा सर, ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर आप क्या करेंगे, ब्रांच स्टॉक डिक्रीज। ब्रांच का स्टॉक कम होगा, ठीक है, और गुड्स इनटू ब्रांच क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अच्छा अगर गुड्स हमने कैश में बेच दिए तब क्या करेंगे, सर अगर गुड्स जो है अपने कैश के अंदर बेच दिए, तो ब्रांच कैश डेबिट हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। गुड्स अगर हमने क्रेडिट पे बेचे तो ब्रांच के डेटर्स बढ़ेंगे, तो ब्रांच डेटर्स बढ़ा दूंगा, ब्रांच स्टॉक कम कर दूंगा, ठीक है। कैश रिसीव मिला है डेटर से, ठीक है, तब क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रांच कैश जो है वो क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, और ब्रांच के डेटर्स क्या हो ब्रांच जाएंगे, कम हो स्टेटस। जाएंगे। अगर मान लीजिए बैड डेब्ट्स हैं, डिस्काउंट अलाउड है डेटर्स को, तो क्या हो जाएगी, ये ब्रांच के खर्चे हो गए, ये क्या कर दो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, यहाँ पर ब्रांच P&L अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, क्यों, अल्टीमेटली जो ब्रांच के खर्चे हैं बेटा ये P&L के अंदर जाने हैं, ठीक है। यस सर। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रांच डेटर्स को ब्रांच एक्सपेंस की जगह ब्रांच P&L को कर सकते हो, तो ये भी एंट्री अलाउड है, ब्रांच P&L टू ब्रांच डेटर्स की एंट्री अलाउड है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश बाय द ब्रांच। ब्रांच के एक्सपेंसेस जो पेड इन बाय द ब्रांच है, एंट्री हो जाएगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी किसने पे करे, ब्रांच के खर्चे हैं ब्रांच ने पे करे, तो ब्रांच के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ब्रांच कैश कम होगा, ब्रांच के खर्चे हैं लेकिन हेड ऑफिस ने पे करे, तो अब हेड ऑफिस का कैश कम होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश एंट्री हो जाएगी। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ ब्रांच की प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, बेटा क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच का अगेन खर्चा है ये, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली क्या करा जा सकता है, यहां पर भी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आप डेबिट करके चलोगे, ठीक है, एंड क्या करके क्रेडिट। चलोगे, ब्रांच PPE आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्या आता है, अगर गुड्स रिटर्न करे हैं किसने, डेटर्स ने टू द ब्रांच, अगर डेटर्स ने ब्रांच को वापस करे तो ब्रांच स्टॉक जो है वो डेबिट होगा, ब्रांच डेटर्स जो है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ब्रांच डेटर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कहना फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, अगर गुड्स जो है वो रिटर्न करे हैं डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को, तो बेटा इट इज एज गुड एज क्या है, देखो ब्रांच डेटर्स कम गुड्स एंड होंगे ब्रांच टू और ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच डेबिट होगा। अब ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे दो एंट्रीज हो सकती हैं, पहला क्या हो गया कि आप ब्रांच स्टॉक को डेबिट कीजिए, ब्रांच डेटर्स क्रेडिट कीजिए, दूसरा गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक, अल्टीमेटली इंपैक्ट जो है वही आएगा। अब ब्रांच, अब देखो ब्रांच के बेटा जो भी खर्चे हुए हैं उसको ट्रांसफर करने की कुछ एक एंट्रीज होंगी। आप जानते हो कि जो ब्रांच का जो बेटा डायरेक्ट खर्चे होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है कि जो आपका एडजस्टमेंट अकाउंट है इट इज लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ब्रांच P&L के अंदर कौन से खर्चे आ जाएंगे, जो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज कर दोगे बेटा, उसके बाद क्या है, एबनॉर्मल लॉस अगर कोई होता है, तो एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या एंट्री हो जाएगी, देखो बेटा शॉर्टेज अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, एक एंट्री ये हो गई। क्या करेंगे, जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको आप डेबिट करके चलते हो विद द अमाउंट ऑफ द लोड, जो ब्रांच P&L है उसको आप डेबिट करोगे टू शॉर्टेज, लॉस बाय फायर
लॉस बाय थेफ्ट, ये कितने से होगा, कॉस्ट एलिमेंट से। ऑल्टरनेटिवली हम डायरेक्टली एक एंट्री पास करके चलेंगे, क्या, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट, ब्रांच पी एंड एल डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। इंपैक्ट सेम है, ब्रांच एडजस्टमेंट में सिर्फ लोड आ रहा है, पी एंड एल के अंदर कॉस्ट एलिमेंट आएगा, और यहां पर क्या आएगा, आईपी आएगा। अगर नॉर्मल लॉस हुआ है गुड्स का, तो नॉर्मल लॉस कहां पर आ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक कर दोगे। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, अगर मान लेते हैं स्टॉक के अंदर सरप्लस आ रहा है, यूजुअली ऐसा होगा नहीं, यूजुअली ये एंट्री हम पास करके नहीं चलेंगे, ये तभी एंट्री पास करी जाती है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, ब्रांच स्टॉक को डेबिट करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट को रेड करोगे, और ब्रांच पी एंड को रेड करोगे, किससे, इनवॉइस प्राइस, लोड और कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। अब क्या करें, अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ भेजा, तो ब्रांच कैश टू कैश, अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ भेजा, कैश टू ब्रांच कैश और ब्रांच बैंक। रिटर्न करे हैं गुड्स कैश कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, गुड्स किसने वापस करे, कस्टमर ने, तो क्या करोगे, कैश कस्टमर ने, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच क्या हो जाएगा, डेबिट हो गई, चलेगा। कि जैसे ब्रांच ने क्या करा है बेटा, कि ये जो हमने करे हैं किसको भेजे हैं बच्चे, बोलो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू कैश और बैंक का मतलब क्या हो गया। सर 18th। हाँ जी, हाँ जी, 18 फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कैश कैश कस्टमर कस्टमर। डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, अगर कैश कस्टमर ने डायरेक्टली सर वही वापस जो करे, कि ब्रांच ने तो दोबारा वापस कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्या आता है, फॉर ट्रेडिंग सरप्लस इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एट हायर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ट्रेडिंग सरप्लस के लिए क्या होगा, बेटा आप देखो, अगर आपका ट्रेडिंग सरप्लस है ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपने गुड्स को हायर प्राइस के ऊपर बेचा है, हम ना मान के चलते हैं क्वेश्चन के अंदर ये अगर डिफरेंस आ रहा होगा ये मान लेना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब अगला आता है कि अगर गुड्स रिटर्न करे हैं डेटर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस पे, जब गुड्स बेचे गए थे मोर देन इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो तब क्या होगा, देखो बेटा तब एंट्री करने के दो तरीके, एक तो सर ब्रांच स्टॉक को आप डेबिट करो, ब्रांच डेटर्स को क्रेडिट करो। ब्रांच स्टॉक को एक्चुअल सेल प्राइस से क्रेडिट हम डेबिट करके चलेंगे, क्योंकि जब गुड्स वापस आएंगे हम तो जितने में बेचा होगा उतने से आ रहा होगा। अब मुझे पता है कि इस एक्चुअल सेल प्राइस के अंदर क्या है बच्चे, इसके अंदर हमारा सरप्लस एलिमेंट भी है कुछ, और आईपी है, तो गुड सेंड टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा किस अमाउंट से, आईपी से। जो सरप्लस वाला अमाउंट था वो कहा जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर, तो ब्रांच स्टॉक। यहां पर क्या होगा, ऑल्टरनेटिवली वही चीज है कि ब्रांच स्टॉक को एलिमिनेट कर दीजिए, और इनके बीच आपस में एंट्री पास कर दीजिए। अच्छा, अगर इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर कुछ डिफरेंस है, जब गुड्स को अगर आप बेच रहे हो इनवॉइस प्राइस से कम के ऊपर, तब क्या एंट्री होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट होगा, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करके चलोगे, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे। अगर ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लोड है, एंट्री हो जाएगी बेटा, स्टॉक रिजर्व डेबिट कर देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट कर देंगे। और अगर लोड है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, तो ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट और स्टॉक रिजर्व क्रेडिट। बस इतना ध्यान रखना, ब्रांच एडजस्टमेंट इज लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, लोड हटाने के काम आएगा वो अकाउंट हमारा। अच्छा, अगर कोई लोड है ऑन द गुड सेंड, क्या करेंगे, गुड सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब यहां पर एंट्री करने के दो तरीके, एक है कि जितने आपने गुड्स भेजे हैं माइनस कर दीजिए जो गुड्स रिटर्न है, जो भी आपके पास बच रहा है आप उसके ऊपर नेट एंट्री लेकर चलिए, ठीक है, नेट इंपैक्ट लेकर चलिए, और एडजस्टमेंट को हमें ट्रांसफर कर दीजिए लोड। ऑल्टरनेटिवली क्या है कि जो गुड्स भेजे हैं उसके लिए अलग गुड सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट, और जो रिटर्न के ऊपर है उसके ऊपर अलग ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड सेंड टू ब्रांच। ठीक है, फिर ट्रांसफर करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, तो ब्रांच पी एंड एल। ठीक है, और ट्रांसफर ट्रांसफर करने के लिए नेट प्रॉफिट जो है जनरल पी एंड एल के अंदर क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रांच पी एंड एल टू जनरल पी एंड एल। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट जो है, अब आपका नेट प्रॉफिट को जनरल पी एंड एल में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ब्रांच पी एंड एल टू जनरल पी एंड एल। चलिए अब आगे क्या आता है, क्लोज करने के लिए बेटा जो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट है, बेटा गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को क्लोज करेंगे, हमने ऊपर भी सीखा है ये चीज। ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को क्लोज कैसे करा जाएगा, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है उस केस में परचेज अकाउंट के अंदर, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उस केस के अंदर ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब बेटा लेजर्स जो बनाने हैं, बेटा लेजर्स के अंदर ना देखो कुछ ऐसा नहीं है कि खतरनाक है, बस जो अगर आपने ये एंट्रीज करी हैं अगर वो आपको एंट्रीज क्लियर हैं तो बेटा वही क्या हो रखे हैं लेजर के अंदर, वही चीजें आई हुई हैं। ठीक है, जैसे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अगर आप देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, देखो बेटा ये क्या आ गया, ये ओपनिंग वाला आ गया, आपके ब्रांच में कितने गुड्स पड़े थे, इन ट्रांजिट कितने हैं।
आपने ब्रांच को गुड्स भेजे तो आ जाएगा ब्रांच स्टॉक टू गुड्स इनटू ब्रांच। ब्रांच से गुड्स जो है वो वापस आ गए, तो गुड्स इनटू ब्रांच टू ब्रांच। ब्रांच ने सेल्स करी, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। क्रेडिट सेल्स करी, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, इतना समझ लीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रट्टाफिकेशन वाली चीज है कि कोई मुश्किल है, नहीं। आपको बस ना एंट्री सोच के देखनी है कि किस अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर वो आप एंट्री सोच पा रहे हो, अपना माइंड लगा पा रहे हो, आप सही चीज कर लोगे। ठीक है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं आप चाहता हूँ कि अब आप लगाइए, इस टाइम पे आप लगाओ, 5 to 10 मिनट्स लगा के चलो। और एक बार ये जो भी हमने अकाउंट्स बनाए थे क्लास के अंदर, जस्ट गो थ्रू दिस अकाउंट्स वंस। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस अकाउंट्स वंस। ये लगाओ जरा क्लास के ऊपर, टाइम अभी लगाइए। मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। आप लोगों ने 10 मिनट्स लगाने हैं, जैसे ही हो जाएगा मुझे बताना, फिर हम फाइनल अकाउंट्स मेथड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। मतलब मैडम ये देखो रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं। कहोगे मैं डिस्कस करा दूंगा एक बार अकाउंट्स भी, बट रिपीट टेलीकास्ट है, जो ऊपर एंट्रीज करिए बस उसकी पोस्टिंग है। ठीक है, तो करिए बेटा एक बार इसको। हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया होगा आप सभी ने। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड। बेटा देखो फाइनल अकाउंट्स मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, इस मेथड के अंदर जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रिपेयर कर जाएगा हर एक ब्रांच के लिए, उसको सेपरेट एंटिटी मानते हुए। ठीक है, ये मेथड ना सबसे इजी होता है, और समझना भी बनाना भी सबसे इजी होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना, ठीक है, जो कि अद बाकी मेथड्स के अंदर आप इग्नोर करके चल रहे होते हो, आप उसको भी इसके अंदर रिकॉर्ड करके चलते हो। जैसे डेटर मेथड की बात करके चलो, तो आप क्रेडिट सेल्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करके चलते हो जो ब्रांच ने करी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। कहेंगे अगर आइटम जो है ट्रेडिंग और पी एंड एल की, अगर वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर गिवन है, तो आपको उसको किस पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ब्रांच ट्रेडिंग और पी एंड एल ना बिल्कुल कैसा है, एक मतलब जैसे आप ट्रेडिंग और पी एंड एल यूजली एक बना के चलते हो, बिल्कुल उस टाइप का ही होता है, बस ब्रांच को बना के चलना है। अगला मेथड आता है बेटा होलसेल प्राइस मेथड। अब होलसेल प्राइस मेथड की बात करके चलें, तो होलसेल प्राइस मेथड के अंदर देखो कंसेप्ट क्या है बेटा, आप समझेंगे। होलसेल प्राइस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो हेड ऑफिस होता है, जैसे वो एक यूजली क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा। वो क्या करता है, गुड्स भेजता है किसको, रिटेल ब्रांच को, होलसेल प्राइस के ऊपर। मतलब हम अपने रिटेल वाले को गुड भेजेंगे, लेकिन किसके ऊपर, होलसेल प्राइस के ऊपर। तो जो भी हमारी कॉस्ट रहेगी उसके अंदर हम अपना होलसेल प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देते हैं, तो होलसेल प्राइस आ जाता है। अब ब्रांच में प्रॉफिट कितना होगा, जो एक्चुअल सेल प्रोसीड्स हैं शॉप पे, माइनस कर दीजिए होलसेल प्राइस गुड्स का, तो आपके पास ब्रांच का प्रॉफिट आ जाता है। क्या बोला मैंने, जो एक्चुअल सेल प्रोसीड्स हैं शॉप पे, उसमें से होलसेल प्राइस अगर आप गुड्स का माइनस कर दोगे, तो ये ब्रांच का प्रॉफिट है, क्योंकि ब्रांच के लिए तो कॉस्ट इतनी है। लेकिन अगर हेड ऑफिस को देखना है कि उसने एडिशनल कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, हेड ऑफिस इंटरेस्ट इन एडिशनल प्रॉफिट जो ब्रांच ने कमाया है, यहाँ पर ये इंटरेस्ट होता है उसका। ना कह रहे हैं इस पर्पज के लिए आपने ट्रेडिंग और पीएनएल बनाकर चलते हो ब्रांच का। लेकिन जब आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाकर चलते हो, तो स्टॉक रिजर्व जो होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के कारण में उसको क्रेडिट या डेबिट कर जाएगा रिस्पेक्टिवली। अब स्टॉक रिजर्व इस वाले मेथड के अंदर क्या होता है समझेंगे। जो बेटा होलसेल प्राइस और कॉस्ट टू हेड ऑफिस का डिफरेंस होता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना एक्स्ट्रा कमाया है। तो देखो हम तो खुद प्राइस कर रहे हैं, होलसेल प्राइस के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी जो हमारा कॉस्ट है प्लस उसके अंदर होलसेल क्या है, प्रॉफिट है। हम तो देखो उस प्राइस के ऊपर क्या करके चल रहे हैं, ट्रांसफर करके चल रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्टॉक रिजर्व निकालना है, हम कह रहे हैं कि होलसेल प्राइस का, और आप जो कॉस्ट पड़ती है हेड ऑफिस को, आपने उसका डिफरेंस लेना है। तो आई कैन से कॉस्ट प्लस होलसेल प्राइस जो है, होलसेल प्रॉफिट जो है दैट इज होलसेल प्राइस। और होलसेल प्राइस के अंदर अगर मैं रिटेल का प्रॉफिट ऐड कर दूं, तो वो रिटेल प्राइस है। ठीक है। अब इस मेथड के अंदर बेटा 3 अकाउंट है जो आपको बनाने होंगे। पहला अकाउंट बनता है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, या जिसको हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना देते हैं, या आउटलेट स्टॉक अकाउंट भी बोल देते हैं। ये बनता है होलसेल प्राइस के ऊपर। दूसरा बनता है ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, और तीसरा बनता है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कैसे बनता है अब ये, देखो बेटा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, या ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक लोगे होलसेल प्राइस पे, सेल्स लोगे एक्चुअल सेल प्रोसीड्स के ऊपर हमेशा, जो रिटेल प्राइस है बेसिकली, कैश होगी, क्रेडिट होगी, रिटर्न माइनस करोगे। गुड्स जो ब्रांच को भेजी है और रिटर्न होगी, वो होलसेल प्राइस के ऊपर आ जाएंगी। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है होलसेल प्राइस के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक होलसेल प्राइस के ऊपर, जो डिफरेंशियल है वो आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ब्रांच पी एंड एल के अंदर क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिला है, वो हमने क्रेडिट कर दिया, ब्रांच के खर्चे आपके क्या हो गए, डेबिट हो गए। ठीक है। आपका क्या है, कोई एबनॉर्मल लॉस है, वो आपका आ जाएगा, होलसेल प्राइस के ऊपर एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका जनरल पी एंड एल में ट्रांसफर कर दोगे। स्टॉक रिजर्व के अंदर क्या होगा बेटा, ये जो ओपनिंग स्टॉक था इसके ऊपर क्या है, स्टॉक रिजर्व है। तो जो इसके अंदर स्टॉक रिजर्व है वो यहाँ पर आएगा। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसी तरीके से इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कुछ स्टॉक रिजर्व है, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डन है जी।
बेटा अब आ जाता है अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट हमारे पास किस चीज का आता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच का। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट क्या सुनेंगे? कहेंगे जहां पर बेटा ब्रांच का साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, वहां पर डिजायरेबल कई बार ये करते हैं कि भाई ब्रांच अपनी बुक्स ना खुद ही बना के चले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर। तो इस सिस्टम और ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर ब्रांच की जो पॉलिसीज होती हैं वो हेड ऑफिस, और ब्रांच जो है मतलब वो जो ब्रांच की पॉलिसीज होती हैं वो हेड ऑफिस फॉर्मुलेट करेगा, और ब्रांच जो है वो ऑपरेट करता है इसी पॉलिसीज के फ्रेमवर्क में। हम एक ब्रांच को हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जब वो डबल एंट्री बुक सिस्टम रख रही है। इस केस के अंदर होता क्या है बेटा, हेड ऑफिस जो है वो गुड सप्लाई करेगा ब्रांच को, और ब्रांच जो है वो बाहर से भी परचेज कर सकता है। ब्रांच को ना कैश लिमिट करने की जरूरत नहीं होती हेड ऑफिस को डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन वो अपने खाते में जमा करवा सकती है। ब्रांच के खर्चे वो अपने सोर्स से भी कर सकती है। कैश अगर जो भेजा गया हेड ऑफिस को, लेकिन वो पीरियोडिकली भेजा जाएगा। अगर कोई सरप्लस होगा या हेड ऑफिस को जब फंड्स की जरूरत होगी। अब कह रहे हैं हर एक ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस अकाउंट बनाती है, और हर एक हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच का अकाउंट बनाकर चलेगा हर एक ब्रांच के लिए। जितनी भी ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच में होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। इस मेथड के अंदर ब्रांच अकाउंट जो होता है बेटा वो किस नेचर का होता है? पर्सनल नेचर का होगा। इस मेथड के अंदर जो ब्रांच अकाउंट होता है बेटा वो कैसा होगा? पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है। चलिए बेटा एक बार आप एंट्रीज देखेंगे। एंट्रीज कैसे होंगी? सबसे पहले आ गया इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और दूसरी तरफ आ गया इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। हेड ऑफिस, ब्रांच, ठीक है। गुड्स भेजे हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को। सोच के देखना क्या होगा। सर ब्रांच एक तरह से डेटर बनेगा, ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच को डेबिट करा, गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट। इसने गुड्स रिसीव करे, ये डेबिट करता है गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को पैसा देना है, हेड ऑफिस क्रेडिट कर दिया। गुड्स रिटर्न कर दिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को, क्या हो जाएगा? उल्टी एंट्री हो जाएगी। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट क्या हो जाएगा? ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स वापस करे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम हेड ऑफिस, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस क्रेडिट कर दोगे। जब गुड्स मिले थे डेबिट करा था ये, अब क्रेडिट कर दोगे। हेड ऑफिस को डेबिट कर दोगे कि इतना इतना पैसा हेड ऑफिस को कम देना है। ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं और ब्रांच ही पे करके चल रही है, तो बेटा हेड ऑफिस को वहां पे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ब्रांच क्या करेगा? एक्सपेंसेस डेबिट करेगा, कैश और बैंक क्रेडिट कर देगा। ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं लेकिन हेड ऑफिस ने पे करें। सर सोच के देखना, कैश कैश या बैंक, किसका पैसा जाने वाला है? हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस कैश या बैंक क्रेडिट करेगा, लेकिन खर्चा किसका है? ब्रांच का। ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच से अब ये पैसा रिकवर करेगा, तो ब्रांच को डेटर बनाएगा, डेबिट करेगा। इसने हेड ऑफिस को पैसा देना होगा, हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। अगला क्या है? परचेज मेड फ्रॉम द पार्टीज अदर देन हेड ऑफिस बाय ब्रांच डायरेक्टली। ब्रांच ने क्या करा? डायरेक्टली गुड्स खरीद लिए बाहर वालों से, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, यहाँ पर परचेज डेबिट हो जाएगा। कैश में खरीदा तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। सर सेल्स करिए ब्रांच में, क्या करोगे? सर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश बैंक डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। अगला क्या बेटा? कलेक्शन है फ्रॉम द डेटर्स जो डायरेक्टली रिसीव करिए हेड ऑफिस ने। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश बैंक टू ब्रांच, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस डायरेक्ट। क्लियर है? ऑब्वियसली बेटा देखो डेटर्स किसके कम होंगे? ब्रांच के, तो ब्रांच अपनी किताबों में डेटर कम करेगा। कैश किसको मिल गया? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस ने कैश डेबिट कर दिया, इसने ये कैश ब्रांच को देना है, इसने ये पैसा हेड ऑफिस से लेना है। पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज मेड बाय ब्रांच। हेड ऑफिस ने पेमेंट करी है उस परचेज के लिए जो ब्रांच ने करी है। ब्रांच की किताबों में परचेज में क्रेडिट डेबिट हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा होगा किसके अंदर? हेड ऑफिस की किताबों में। दूसरी पार्टी कौन सी आ जाएगी? हेड ऑफिस या ब्रांच, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट बाय द ब्रांच, ब्रांच ने एसेट खरीदा, अरे हेड ऑफिस को कोई मतलब नहीं, ब्रांच ने एसेट खरीदा है। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू लाइबिलिटी अगर क्रेडिटर है। एसेट परचेज करा है ब्रांच ने, बट एसेट जो है, एसेट अकाउंट जो है वो मेंटेन बाय हेड ऑफिस है, क्या करेंगे? सर ब्रांच एसेट डेबिट हो जाएगा, ब्रांच को कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। हेड ऑफिस डेबिट होगा, बैंक या लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन इस एसेट के ऊपर अगर है तब क्या होगा? सर देखो एसेट रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है हेड ऑफिस, इसकी वैल्यू कम होगी तो ब्रांच एसेट ही क्रेडिट करेगा, और डेबिट क्या कर देगा? ब्रांच को। ये क्या करेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, लेकिन क्रेडिट करेगा हेड ऑफिस को। रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा, ब्रांच टू बैंक, वो क्या कर देगा? बैंक टू हेड ऑफिस कर देगा, ठीक है। वो क्या कर देगा? बैंक टू हेड ऑफिस कर देगा। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ फंड्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है, तब क्या होगा? सर ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है तो बैंक टू ब्रांच एंड हेड ऑफिस टू बैंक। और अगर गुड्स ट्रांसफर करें एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को, सर तब क्या होगा? सर जो रेसिपिएंट ब्रांच है वो डेबिट हो जाएगी,
सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट कर देगा ये, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल चल गया। सप्लाइंग ब्रांच क्या करेगा, जिसने सप्लाई करा है वो ऐसे करेगा कि जैसे हमने क्या करा है, हेड ऑफिस को दिए हैं, तो हेड ऑफिस को डेबिट बनाया, डेटर बनाया, गुड सेंड टू हेड ऑफिस क्रेडिट कर दिया। रेसिपिएंट ब्रांच ये मान के चलेगी कि हमें हेड ऑफिस से मिला है, तो गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, खत्म। ठीक है, कंसेप्ट हो गया ये वाला ओवर। ठीक है जी, यहां तक हो गया बच्चे। हाँ जी यस बच्चों के सर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सर। बेटा देखो कंसेप्ट तो हो गए हैं सारे। अब हाँ, अभी थोड़े से कंसेप्ट जो हैं इस चैप्टर के अभी भी बचे हैं। ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट बचे हैं जो आपके, अगर आप स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे तो हमारे पास कौन कौन से कंसेप्ट है जो अभी बचे हैं। चलिए बेटा, एक कंसेप्ट बचा है फॉरेन ब्रांच का। लेकिन फॉरेन ब्रांच का मैंने एएस 11 के साथ कवर करा दिया। उसके अंदर तो वही है ना, इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल, ट्रांसलेशन कैसे करनी है, मेन तो वही है। तो जिसने एएस 11 कर लिया है, क्या अपने अभी हो जाएगा? क्या किस चीज का ध्यान रखना है कि मॉनिटरी आइटम कैसे होगी, नॉन मॉनिटरी आइटम कैसे होगी, है ना। देखो ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं डेटर मेथड के चल रहे हैं, फिर ये होलसेल प्राइस आ गया, डेटर स्टॉक एंड डेटर, फिर ये होलसेल प्राइस आ गया। ठीक है, ये उसकी एंट्रीज आ गई। अच्छा बेटा, अब कई बार क्या करनी पड़ती है, कुछ एक ना रिकंसलेशन करनी पड़ जाती है, कुछ एक क्या करनी पड़ती है, रिकंसलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, रिकंसलेशन किस चीज की करनी पड़ती है, अगर डिफरेंसेस हैं, अगर क्या है डिफरेंसेस हैं, जैसे हेड ऑफिस का बैलेंस और ब्रांच का बैलेंस अगर आपस में मैच नहीं कर रहा, तो देयर माइट बी सर्टेन एडजस्टमेंट एंट्री जो आपको वहां पर पास ऑन करनी पड़े। ठीक है, तो वहां पर हम कुछ एक रिकंसलेशन करके चलते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट की और कैश इन ट्रांजिट की हो सकती है वो रिकंसलेशन, या कुछ एक एरर्स हैं तो उसका हो सकता है। एक बेटा ये इनकॉर्पोरेशन वाला मेथड, इनकॉर्पोरेशन याद है आप लोगों को? इनकॉर्पोरेशन में क्या होता था, ब्रांच के बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। अगर एक में से ऑनेस्ट ओपिनियन पूछ रहे हो, तो इनकॉर्पोरेशन को अगर 6 नंबर का ये लेकर चल रहे हैं ब्रांच काउंटिंग, तो इनकॉर्पोरेशन टेस्ट करना का लॉजिक बनता नहीं है। बट अगेन मैं कहूंगा रिस्क लेके नहीं चलना हमने। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन करने का क्या तरीका होता है सर? इनकॉर्पोरेशन करने का एक तरीका है कि आप स्टैंड अलोन पी एंड एल और बैलेंस शीट जो है, मतलब बेसिकली क्या चाहिए, सेपरेट पी एंड एल और बैलेंस शीट हर एक ब्रांच की आप ट्रांसफर करके चलो। दूसरा क्या है कि आप कंसोलिडेटेड पी एंड एल और बैलेंस शीट अगर आप बना के चल रहे हैं, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम बना के चलते हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, चलो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। देखो फॉरेन ब्रांच का टॉपिक आ गया बेटा। आईएफओ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार बस ये देख लीजिए। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, मॉनिटरी आइटम है बेटा। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, नॉन इंटीग्रेट, नॉन मॉनिटरी आइटम है। अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो जिस दिन आपने परचेज करा उस दिन का रेट यूज करोगे, नॉन इंटीग्रल है तो क्लोजिंग रेट। ठीक है, इन्वेंट्री जनरली क्लोजिंग रेट लेकर चलेंगे क्योंकि उस दिन की अगर डेट ऑफ परचेज का रेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी क्या क्लोजिंग रेट, प्रॉफिट एंड लॉस अगर ट्रांजेक्शन का रेट अवेलेबल है वो, अदरवाइज एवरेज रेट। एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल के अंदर चार्ज करूंगा, एक्सचेंज डिफरेंस जो है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर एक्यूमुलेट करके चलूंगा। चेंज इन क्लासिफिकेशन ये मैं करवा चुका हूँ कि अगर इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में करते हैं तब क्या, और नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में करते हैं तब क्या, ये एस 11 में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, बेटा मोर और लेस देखो कंसेप्ट जो है वो सारे हो गए हैं। एक इनकॉर्पोरेशन वाला कंसेप्ट है बस जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करा, अदरवाइज मैंने ब्रांच अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट बेटा डिस्कस कर लिए हैं, एक बार तो ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अब इसका मैं चाहूंगा कि अगर हमने करना है ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर तो हमने कुछ एक क्वेश्चंस करके चलें। सो आई एम कीपिंग द कंसेप्ट वीडियो टिल हियर। ठीक है, उसके बाद हम एक और एक सेशन रिकॉर्ड कर देंगे जिसके अंदर मैं आपको ना आपके साथ कुछ एक क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड इस टॉपिक के मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों।